प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत अध्याय 3 इकाई क्रमांक 2 के अंतर्गत दो चरों वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका जो ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट के अनुसार जो है कुल अंक जो है हमारे पास दिए गए हैं 6 अंकों में भी विभाजन है। 2 ऑब्जेक्टिव होंगे एक नंबर के, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पर 2 अंक और एक जो प्रश्न होगा वह 4 अंक का होगा। इस प्रकार से यह 4 अंक का जो प्रश्न है इसमें अथवा में प्रश्न आएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यह कुल जमा जो है 6 अंक के यहाँ विभाजित है। अब इसके अंतर्गत हम को जो पढ़ना है वह क्या है, 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म हमारी पाठ्यवस्तु होगी। दूसरा है रैखिक समीकरण युग्म हल करने की बीजगणित विधियां, और नंबर 3 है बीजगणित विधियों के अंतर्गत जो प्रतिस्थापन विधि है उस प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न कैसे हल करना है वह हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म पर। पिछले 9th क्लास में हमने जो है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण बखूबी पढ़ा है। उसका ध्यान करते हुए उसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे एक बार। तो उसके लिए हमने देखा प्रश्न, उदाहरण स्वरूप समीकरण जो है यह जो है 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म। इसको 9th क्लास में हमने जो पढ़ा है, जैसे देखा है x 2x धन 3y बराबर 5। इस प्रकार से आप समीकरण देख सकते हैं। दूसरा जो समीकरण है इसमें x ऋण 2y ऋण 3 बराबर 0 देख सकते हैं। और भी हम समीकरण जो है वो ले सकते हैं। इसमें जैसे हम देख सकते हैं x बराबर 2। ये 3 उदाहरण मैंने लिए हैं। ये पिछली क्लास हमने 9th में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। यह भी जो समीकरण है ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है। और इन 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के अंतर्गत यह आप देख रहे हैं 2 गुणित x धन 3y बराबर 5। इसमें x जो चर है उस चर के साथ अचर राशि 2 का गुना हुआ है। y जो चर राशि है इसके साथ 3 अचर राशि का गुना हुआ है। तो इस प्रकार से यह समीकरण जो है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण निर्मित होता है। दूसरा उदाहरण हमने जो लिया है x ऋण 2y ऋण 3 बराबर 0। ठीक है, इसमें भी 2 चर है x और y। परंतु तीसरा जो उदाहरण लिया है हमने वह x बराबर क्या लिया है, 2 लिया हुआ है। और इस x बराबर 2 में आप देख रहे हैं कि इसमें y जो है वह नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु क्या वास्तव में यहाँ y होगा। यहाँ देखें इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x धन 0 गुणित y बराबर 2। तो आप स्पष्ट हो गया कि यह जो चर राशि है एक x है और दूसरी चर राशि क्या है, y। परंतु यहाँ x का गुणांक हमने पिछले दिनों बताया भी था आपको कि x का गुणांक जब कोई भी राशि न हो तो उसका गुणांक कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ जो है y का गुणांक कितना है, 0 है। ठीक, और यह बराबर किसके हो रहा है, 2। तो इस प्रकार से ये जो हम समीकरण देख रहे हैं यह समीकरण क्या कहलाते हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। अब इन 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को व्यापक रूप में देखें तो व्यापक रूपों में हम देख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, व्यापक रूप में ax धन by धन c बराबर 0 इस रूप में लिखा जा सकता है।
व्यापक समीकरण के रूप में x धन by धन c बराबर 0। अब बात यहाँ ये हो रही है कि x का गुणांक क्या है, तो यहाँ x का गुणांक कितना है a। अच्छा, इसमें आप देखें x का गुणांक कितना है 2। यहाँ y जो है इसका गुणांक है b है, और यहाँ y का गुणांक कितना है 3 है। और अचर पद जो है c, इसको हम पक्षांतर कर देंगे, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो 2x धन 3y ऋण 5 बराबर 0। तो यहाँ अचर पद c के स्थान पर क्या आ रहा है, ऋण 5 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ a, b, c ये कैसी राशियां हैं, वास्तविक राशियां हैं। किस प्रकार की राशियां हैं, वास्तविक राशियां हैं। ये जो राशियां हैं वह किस प्रकार की है, वास्तविक राशियां हैं। अब इसको हम हल करके देखें कि क्या इसका हल हो सकता है। तो उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, मान लो पहला ये वाला समीकरण हम लेते हैं, इसका हल हमको प्राप्त करना होता है। यदि x बराबर 1 मान लेते हैं, वह y बराबर 1 लेने पर, यह समीकरण जो हम ले रहे हैं ये क्या ले रहे हैं, 2x धन 3y बराबर 5 ले रहे हैं। तो इसमें मान रखेंगे, समीकरण सबसे पहले लिखते हैं 2x धन 3y बराबर 5। मान रखा 2, x का मान कितना है 1, y का मान कितना है 1। अब देखते हैं क्या यह दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो 2 का गुना 1 से करेंगे तो कितना होगा 2, 3 का गुना 1 से करेंगे तो कितना होगा 3, बराबर इधर कितना है 5। अब अगले स्टेप में देखिए, 2 में 3 जुड़ रहा है, तो 2 में 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 5, और इधर भी कितना है 5। मतलब दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों ओर जो है 5 5 आ रहा है। मतलब यह कथन कैसा हो रहा है, सत्य है। और जब कथन सत्य है तो ऐसी अवस्था में जो समीकरण हमने लिया है, कौन सा समीकरण लिया, उदाहरण स्वरूप 2x धन 3y बराबर 5 के जो हल हैं वह क्या है, x बराबर 1 और y बराबर 1 है। तो इस प्रकार से यह जो है इसको संतुष्ट कर रहा है, यह जो मान है इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो यह निश्चित रूप से क्या होगा, इसका हल होगा। जब आप इसको ग्राफ पर भी लेंगे, ज्यामिति विधि से भी देखेंगे, तो उस रेखा को वह क्या करेगा, निरूपित करता है। मतलब यह जो मान है उस रेखा पर स्थित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह मान कथन कैसा हो रहा है, सत्य हो रहा है। यह क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण का युग्म कहलाएगा। यह रैखिक x बराबर 1 y बराबर 1, यह रैखिक समीकरण का युग्म है। अर्थात संगत मान है। ये मान कैसा है, संगत है। अब देखिए कि दूसरा जो मान जो है इसको वह संगत न हो, तो ऐसा कोई मान हम रख सकते हैं। तो देख लेते हैं इसके लिए भी। उसके लिए हम क्या करते हैं, x बराबर कितना ले लेते हैं 1, और y बराबर क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। y बराबर क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। इसमें देखिए मान हमने बदल दिया है, x का मान 1 रखा है, y का मान हमने क्या रखा है 2 रखा है। ठीक है, तो इसको रखें तो 2 गुणित 1 धन 3 गुणित 2 बराबर कितना हो गया 5। 2 का गुना 1 से करेंगे 2, 3 का गुना 2 से करेंगे 6 बराबर कितना है 5। 2 में 6 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 8। 8 बराबर कितना है 5। पर हम ये देख रहे हैं यहाँ 8 बराबर 5 जो है यह कथन सत्य नहीं है। कैसा है, असत्य है। यह कथन कैसा है, असत्य
है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो x का मान जो हमने लिया है और y का मान जो लिया है, मतलब x बराबर 1 और y बराबर 2 दिए गए रैखिक समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि वह उसे संतुष्ट नहीं कर रहा है, दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहे। ऐसी स्थिति में यह जो मान होगा इसके संगत मान नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो है आपके दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म जो है उसका आपने अध्ययन किया। अब इसके लिए हम व्यापक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के व्यापक समीकरण बीजगणितीय रूप में भी देख लें। तो और साथ ही साथ समीकरण बनाना भी सीख लें। बीज गणितीय रूप में व्यापक समीकरण ये क्या होते हैं? जैसे मैंने पहले बताया आपको, व्यापक रूप ax धन by धन c जो रैखिक समीकरण के रूप में होगा, रैखिक समीकरण युग्म के रूप में a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। ये दो समीकरण हमने लिए हैं और ये दोनों जो समीकरण है बीज गणितीय रूप से या दो चरों वाले रैखिक समीकरण के क्या कहलाते हैं? व्यापक रूप कहलाते हैं, जहां a1, b1, c1, a2, b2, c2 कैसी राशि है? वास्तविक राशि है तथा x व y क्या है? चर। पिछले दिनों हमने आपको बताया, आपको अच्छी तरह से ज्ञात है कि चर क्या होता है? ऐसी राशि जिसका मान हमें ज्ञात नहीं होता है, अर्थात अज्ञात होता है, जिसका मान ज्ञात करना होता है, चलायमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। तो ये तो हो गया इसका रैखिक समीकरण, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। अब इसमें कभी कभी प्रश्न हमारे पास आता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का निर्धारण कैसे किया जाए? बीजगणितीय रूप से, बीजगणितीय रूप से निर्धारण, अर्थात उसको भाषा के रूप में आपके पास प्रश्न रहेगा और उस प्रश्न को आपको क्या लिखना है? बीजगणितीय रूपन करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेंगे, उदाहरण के द्वारा इसे हम समझें। इसके लिए प्रश्न आप लेते हैं। प्रश्न क्या है? आपका अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था।
अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये आफताब अपनी पुत्री से कहता है कथन है, यह बहुत मनोरंजक कथन है। क्या यह मनोरंजक है? क्या यह मनोरंजक है? निश्चित रूप से है। देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं। इस स्थिति का बीज गणितीय रूपन कीजिए। देखिए आपके पास ये जो आफताब है वो अपनी बेटी से कह रहा है, पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपको प्रश्न की भाषा समझ में नहीं आती है तो उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना है। तो यहाँ क्या कह रहा है आपका? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कहने का तात्पर्य 7 वर्ष पूर्व यानी आज से पहले, वर्तमान से पहले, इसका ध्यान रखना। अब से 3 वर्ष बाद यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसके लिए आपको क्या है, प्रश्न के आधार पर इसका बीज गणितीय निरूपण करना है, मतलब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण बनाना है। यही आपका क्या है, बीज गणितीय निरूपण होगा। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्न की भाषा के अनुसार आज की जो आयु है, वर्तमान आयु वह नहीं दी हुई है, उसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आज आफताब जो है पिता है, उसकी उम्र कितनी है, वर्तमान उम्र कितनी है, x वर्ष है, और जो पुत्री है उसकी वर्तमान उम्र कितनी है, y है। तो मान लेते हैं, माना आफताब की वर्तमान उम्र बराबर कितना है, x वर्ष, तथा पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर कितनी है, y वर्ष। ये मान लिया आपने। प्रश्न की जो भाषा है उसको हम एक बार और पढ़ लेते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व, हमने आपको पिछले दिनों पढ़ाया भी है, जब प्रश्न की भाषा में पूर्व, पहले, कमी, अंतर जैसे शब्द आए तो वहां क्या हो जाता है, ऋण चिन्ह लगता है। और यदि प्रश्न की भाषा में बाद, पश्चात, अधिक, लाभ, वृद्धि जैसे शब्द आते हैं तो वहां क्या लगता है, प्लस लगता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और इसका हमने गुना करके 2 टाइम्स 3 टाइम्स, मतलब 2 गुना 3 गुना, 1 तिहाई 2 तिहाई, इसके बारे में भी आपको बताया है, आप विज्ञ हैं। तो उन्हीं के आधार पर हम इस प्रश्न की जो भाषा है उस भाषा के अनुरूप बीज गणितीय उत्पन्न करें। तो 7 वर्ष पूर्व मैं, तो आज आफताब जो है, मैं से मतलब क्या है, आफताब कह रहा है। तो प्रश्न की प्रथम शर्त से क्या कह रहा है आफताब, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी, 7 वर्ष पूर्व मतलब आज आफताब की उम्र कितनी है, x, तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी, जैसे आपकी उम्र आज कितनी है, 10 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी, 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप 7 वर्ष उसके 10 में से कम करेंगे। अब हमें नहीं मालूम कि 10 है कि 20 है कि 30 है, हमें क्या मालूम है आज हमारी उम्र कितनी है, आफताब की x, तो x में से 7 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x - 7 बराबर
आफ्ताब की बेटी जो है, पुत्री जो है, उसकी भी उम्र हमारे पास है, वर्तमान उम्र y। इसमें भी क्या होगा, 7 क्या होगा, कम होगा। तो इसका क्या आ जाएगा, y माइनस 7। परंतु प्रश्न की भाषा क्या है, अच्छे से पढ़िए आप। 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 वर्ष पूर्व जो पुत्री की आयु y ऋण 7 है, उससे 7 गुना, 7 गुनी 7, यहाँ आप 7 का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x ऋण 7 बराबर 7 का गुना y से कोष्टक खोलेंगे, कोष्टक खोलने पर 7 का गुना y से होगा तो कितना हो जाएगा, 7y। फिर इस 7 का गुना दूसरे पद के साथ भी होगा, वह कितना है, ऋण 7, साथ ही 49। और चूंकि यहाँ ऋण है, यहाँ इसका पहले धन है, तो धन का गुना ऋण से हुआ तो क्या होगा, ऋण। ठीक है, तो यह x ऋण 7 बराबर 7y ऋण 49 यह हमें प्राप्त हो गया। इसको आप पक्षांतरित कर दीजिए, पक्षांतर मालूम है हमें, धन का चिन्ह हो पक्षांतर करने पर क्या हो जाता है, ऋण, और यदि ऋण का चिन्ह हो तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाता है, धन। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, x ऋण 7, इसको इधर लाएंगे, धन चिन्ह है तो ऋण कितना हो जाएगा, 7y, और ये ऋण है तो ऋण का क्या हो जाएगा, धन 49। ये पूरे दोनों पदों को हमने क्या कर दिया है, इधर पक्षांतरित कर दिया है, तो यहाँ बचा क्या, 0। अब इसमें जो सजाती पद हैं या अचर पद हैं, जुड़ते घटते हैं, तो उनको जोड़ लीजिए, घटा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x ऋण 7y, ये अचर पदों के रूप में, मतलब यहाँ ऋण 7 है और यह क्या है, 49 धनात्मक है, और यहाँ क्या है, ऋणात्मक। फिर आप यहाँ गड़बड़ करेंगे ना, क्यों गड़बड़ करेंगे, यहाँ चिन्ह है ऋण, ये ऋण 7 है और यहाँ क्या है, 49। तो थोड़ा सा इस पे आप ध्यान रखिए, ये ऋण 7 धन 49, ऋण 7 में 49 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इसके लिए आप इसको इस रूप में लिख लीजिए, 49 ऋण कितना हो जाएगा, 7। पहले धनात्मक राशि को लिख दिया, मतलब यह 49 में से 7 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो बचेगा कितना, धन 42। यह कितना आ जाएगा, 49 से 7 घट गया तो बचा कितना, धन 42। ये एक समीकरण हमको प्राप्त हुआ, पहली शर्त से एक समीकरण प्राप्त हुआ। आप देख सकते हैं x ऋण 7y धन 42 बराबर 0। यह हमारे पास व्यापक रूप जो मैंने लिखा है, गणितीय रूपन, बीज गणितीय रूपन, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 इसके रूप का है। यहाँ x का गुणांक 1 है, मतलब a1 का मान कितना है, 1 हो गया। यहाँ y का गुणांक कितना है, ऋण 7 है, वहां y का गुणांक धन b1 है, तो b1 का मान कितना हो गया, ऋण 7। और अचर पद c जो है उसके स्थान पर कितना लिखा है, यहाँ c1 के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, 42। तो c1 बराबर कितना आ जाएगा, 42। ये पहली शर्त के अनुसार हमने एक समीकरण बनाया, यह बीजगणितीय रूपन। अब दूसरी शर्त पर आते हैं। अब हम क्या आते हैं, दूसरी शर्त पर आते हैं। दूसरी शर्त क्या है, उसको भी समझ लें, उसको भी देखें, क्योंकि हमको यहाँ समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण बनाते हमें आना चाहिए। यदि समीकरण नहीं बनेगा तो आगे आने वाली विधियां जो है उनको हम नहीं हल कर पाएंगे। तो इसके लिए अच्छे से हमें समीकरण सही बनाना होगा। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, मतलब आज से 3, आज मेरी उम्र 10 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 10 में 3 जुड़ेगा तो कितना होगा, 13। आज मेरी उम्र कितनी है, x है, दैट मीन्स आफ्ताब की उम्र कितनी है, x है, तो x में 3 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, x धन 3। तो दूसरी शर्त से क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है आपका, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मतलब x प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब 3 वर्ष बाद पुत्र की भी आयु कितनी की, y प्लस 3 होगी, उनसे 3 गुनी, 3 का गुना हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने गुना कर लिया।
यह क्या हो गया, केवल 3 गुनी आई 3 वर्ष बाद, x धन 3 बाद आया है। जब बाद, पश्चात, लाभ, वृद्धि जैसे शब्द आते हैं तो वहां क्या होता है, प्लस लगता है, धनात्मक हो जाता है। तो x धन 3 बराबर 3 गुना बोला है तो उसका 3 गुना। अब इसको उसका खोल देंगे, x धन 3 का गुना y से करेंगे कितना होगा 3y, 3 का गुना 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर इसको हम पक्षांतरित कर देंगे, x धन 3 ऋण 3y, धन का ऋण हो गया और ऋण कितना हो गया 9 बराबर कितना हो गया 0। इसमें हम देखते हैं x ऋण 3y, फिर ये धन 3 है ऋण 9 है, 3 में से 9 घटेगा। अब आप समझ रहे हैं कि छोटी राशि बड़ी राशि, परंतु यहाँ ऋणात्मक राशि है तो 9 में से आप 6 घटा दीजिए, सॉरी 3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 6, परंतु बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है ऋण। आप ध्यान से समझिए इसको, यह संख्या बड़ी है, यह संख्या छोटी है, ठीक है, क्योंकि इसका चिन्ह ऋणात्मक है, इसका चिन्ह क्या है धनात्मक। मान के अनुसार धन 3 बड़ी है, ठीक है, क्यों बड़ी है, क्योंकि यह धनात्मक है और यह ऋणात्मक है। ऋणात्मक राशियां सदैव धनात्मक राशि से कैसी होती है, छोटी होती है। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, 9 से 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना 6, परंतु इस 9 का चिन्ह क्या है ऋण है, इसलिए क्या हो जाएगा ऋण 6। ये 2 समीकरण हमने प्राप्त कर लिए, एक पहला और एक दूसरा। यही क्या कहलाता है, बीज गणितीय रूपन। यह क्या कहलाता है, बीज गणितीय रूपन। अब आप देख सकते हैं, इससे तुलना कर सकते हैं। जो व्यापक समीकरण हमने बताया आपको, a2x धन b2y धन c2 बराबर कितना है 0, x का गुणांक 1 है मतलब a2 का मान 1, y का गुणांक ऋण 3 है मतलब b2 का मान ऋण 3, और अचर पद c2 का मान कितना है ऋण 6। तो इस प्रकार से कोई भी समस्या हो, उस समस्या को भली भांति समझकर, पढ़कर आप जो है उसका बीज गणितीय रूपन कर सकते हैं। अब बीज गणितीय रूपन करने की अलग अलग विधियां होती हैं, तो इन विधियों के हम नाम जान लेते हैं। इन विधियों के हम क्या कर लेते हैं, नाम जान लेते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट हमने लिया है रैखिक समीकरण को हल करने की बीज गणितीय विधियां। तो रैखिक समीकरण हल करने की बीज गणितीय विधियां, इसमें आपने सुना होगा पिछली क्लास में, एक है पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि और तीसरी है वज्र गुणन। ये 3 बीज गणितीय विधियां कहलाती हैं। इन 3 बीज गणितीय विधियों को बारी बारी से हम पढ़ेंगे, परंतु आज हम सबसे पहले जो बीज गणितीय विधि है वह है प्रतिस्थापन विधि, इसका अध्ययन करेंगे। प्रतिस्थापन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे और उसके आधार पर प्रश्न भी हल करेंगे। सबसे पहला जो है आपके पास है रैखिक समीकरण को हल करने की बीज गणितीय विधियां। इसके पहले आपने पढ़ा होगा एक विधि थी ज्यामितीय विधि, ज्यामितीय दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं आलेखी विधि या ग्राफ विधि कहते हैं। परंतु हम यहाँ किसको फोकस कर रहे हैं, बीज गणितीय विधियां। तो नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये है प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि जो है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, इसमें विलुप्त किया जाता है। और नंबर 3 जो है वह है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 बीज गणित विधियां होती है, इनके नाम हमको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा एक ज्यामितीय विधि है, आलेखी विधि, ग्राफ विधि। परंतु हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ, बीज गणितीय विधियां की। तो प्रतिस्थापन, विलोपन
और नंबर 3 वज्र होना है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो विधि है वह है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इससे हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करते हैं उनका अध्ययन करेंगे, उसके लिए एग्जाम्पल लेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ प्रतिस्थापन विधि। यहाँ प्रतिस्थापन विधि में प्रतिस्थापन का क्या अर्थ होता है? प्रतिस्थापन का अर्थ, ये मीनिंग मालूम होना चाहिए। इसका मीनिंग हमको मालूम होना चाहिए, तभी विधि हमें क्लियर हो पाएगी। देखिए आपके पास क्या है, दो वस्तुएं, दो छात्र, दो वस्तुएं। यदि एक वस्तु को मैं जो है क्या कर देता हूं, रिप्लेस कर देता हूं, मतलब उसके स्थान पर दूसरे को लाकर बिठा देता हूं। जैसे दो छात्र हैं, एक छात्र को हटाकर हमने क्या किया, दूसरे छात्र को हटा दिया, यह दूसरा पहला छात्र क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, या इसको और भी सरल तरीके से समझिए। जैसे मान लो आप क्या है, अभी बरसात का सीजन है, इसमें बहुधा मौसम चेंज होता है। तो मौसम चेंज होने पर क्या होता है, जनरली हमको सर्दी, खांसी, बुखार यह होने लगता है। तो हम क्या है, सर्दी खांसी होती है तो मेडिकल स्टोर्स में चले जाते हैं, केमिस्ट के पास, और उनसे दवा की डिमांड करते हैं। आपने सर्दी खांसी बुखार की दवा आपको मालूम थी, बोला कि आपने क्या बोला कि मुझे नोवाल्जिन दे दी। नोवाल्जिन जो है नोवाल्जिन टेबलेट चाहिए, मांगा आपने। कौन सी टेबलेट मांगा, नोवाल्जिन। परंतु केमिस्ट कहता है, दवाई के दुकानदार कहते हैं कि मेरे पास है नोवाल्जिन टेबलेट नहीं है। इसके कंटेंट्स जो है, घटक जो है, इन्हीं कंटेंट्स घटक की मेरे पास दवा है, वह भी सर्दी खांसी बुखार में काम करती है, और वह दवा का नाम है क्या है, एनाल्जिन। उस दवा का नाम क्या है, एनाल्जिन। काम वही करेगी, परंतु यहां क्या हो गया, नाम बदल गया। मतलब नोवाल्जिन का स्थान किसने ले लिया, एनाल्जिन ने लिया। नोवाल्जिन का स्थान किसने ले लिया है, एनाल्जिन ने लिया। यही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। यही क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन। वैसे ही आपके पास चर राशि है, तो एक चर राशि एक है, एक चर क्या है, x है, और दूसरा चर जो है, दूसरा चर क्या है, y है। तो यहां आप x का मान y के रूप में ले सकते हैं, या y का मान जो है x के रूप में ले सकते हैं। तो यह आपका क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन। यह क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन। तो इस प्रकार से यह प्रतिस्थापन का अर्थ क्लियर हो गया। अब इसको प्रश्न की भाषा से समझकर हम हल करते हैं तो और आसानी हो जाएगी और क्लियर हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होगा, आपके पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण रहेंगे। इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण में x और y का मान ज्ञात करना, संगत मान। इसका मान कैसा ज्ञात होगा, संगत मान ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को हल करें तथा उत्तर की जांच भी करें। ये उत्तर की जांच भी करें, यह क्यों आवश्यक है, ये इसके बारे में पता लग जाएगा। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से जो रैखिक समीकरण है वह हमारे पास है x धन y बराबर 14 और x ऋण y बराबर कितना है, 4। ये दो समीकरण हमारे पास है। ये इसको हम समीकरण नंबर क्या ले लेते हैं, 1, और इसको समीकरण नंबर क्या ले लेते हैं, 2।
ये दो समीकरण है, इनको हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन। अभी हमने आपको बताया दो चर आपके पास हैं, इन दो चरों में से एक चर को दूसरे चर के रूप में लिखना। अब आप किस समीकरण से लिखेंगे यह आप पर डिपेंड करेगा। आपको जो सुविधाजनक लगता है उस सुविधा के अनुसार आप पहले चर को दूसरे चर के रूप में लिख सकते हैं, चाहे वह समीकरण 1 से हो या समीकरण 2 से। जहां आपको आसानी हो वहां से आप करिए। यदि आपने 1 से किया है तो जो प्राप्त मान है उसको 2 में रखेंगे। यदि आपने 2 से किया है समीकरण 2 से तो उसके मान को कहां रखेंगे? 1 में रखेंगे। इसका ध्यान रखना है। 1 से प्राप्त किया तो किस में रखेंगे? दूसरे में रखेंगे। और यदि दूसरे से प्राप्त किया तो किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे। ठीक है, क्लियर? अब समीकरण इसका हल कर रहे हैं हम 1 से। क्या हो रहा है समीकरण से? आपके पास है x धन y बराबर 14। x धन y बराबर कितना दिया हुआ है? 14 दिया, 14 दिया है। तो इसमें कितना हो जाएगा? x धन y बराबर 14। यहां देखिए x में y जुड़ रहा है, बराबर है 14। आप x को रिप्लेस कर सकते हैं y के रूप में, या y को रिप्लेस किसके रूप में कर सकते हैं? x के रूप में, जो दोनों यहां सुविधाजनक है। तो हम क्या करते हैं? y को x को उधर लेके जाते हैं। किधर लेके जाते हैं? दाईं ओर लेके जाते हैं। तो समीकरण 1 से क्या होगा? x का हम क्या कर देंगे? पक्षांतर। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 14 ऋण x। क्यों ऋण हुआ? क्योंकि x के पहले कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब है यहाँ चिन्ह कौन सा है? धन। और धनात्मक चिन्ह का जब हम पक्षांतर करते हैं तो वह क्या हो जाता है? ऋण हो जाता है। y बराबर कितना आ गया? 14 ऋण x। ये y का मान जो है किस रूप में प्राप्त हो रहा है हमको? दूसरे चर x के रूप में। इसको मैं अपनी सुविधा से समीकरण नंबर 3 मान लेता हूं। अपनी सुविधा से समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? 3। अब ये जो समीकरण 3 से y का जो मान प्राप्त किया है, इस मान को आपको कौन से समीकरण में रखना है? 2 में रखना है। क्यों 2 में रखना है? क्योंकि हमने मान जो है कौन से समीकरण से प्राप्त किया है? 1 से। इनकेस यदि आपने यह मान जो है 2 से प्राप्त किया होता तो किस में रखते? 1 में रखते। क्लियर? ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां? समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या होगा? समीकरण 2 लिख लीजिए आप, चाहे तो लिख लीजिए बिल्कुल, जिससे गलतियां नहीं होगी। y का मान रखेंगे, x का मान x ही रहेगा, y का मान क्या है? इसको कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि यहाँ 2 पद है। ऋण कोष्टक में 14 ऋण x बराबर 4। यह सुविधा के लिए आप क्या है? एम्प्लाइज दैट, सूचित करता है का चिन्ह लगा दीजिए। इससे पता लगता है कि अगले स्टेप हमारा आगे बढ़ रहा है तो वो क्या होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप एम्प्लाइज दैट, यदि ना भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये लगा देना चाहिए। अब देखिए इसमें कोष्टक खोलने पर क्या होगा? x, कोष्टक के पहले कौन सा चिन्ह है? ऋण। यहां हम गलती करते हैं, इस ऋण का गुना कोष्टक के अंदर जितने भी पद हैं, जितनी भी राशियां हैं उनके साथ होगा, परंतु यहाँ ध्यान रखना है कि उनका चिन्ह क्या है। यहाँ ऋण है, ऋण का गुना धन 14 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा? धन का गुना ऋण से होता है, ऋण का गुना धन से होता है तो क्या होता है? ऋण। ऋण कितना होगा? 14। क्लियर? अब नेक्स्ट जो स्टेप है, दूसरा पद, यहाँ देखिए ऋण चिन्ह है कोष्टक के पहले, परंतु इस ऋण का गुना यहाँ जो पद है उसका भी चिन्ह क्या है? ऋण है। और ऋण का गुना ऋण से होता है तो क्या होता है? मालूम है ना आपको? ऋण का गुना ऋण से होता है तो क्या होता है? मालूम है? क्या बोला आपने? धन। वेरी गुड। तो यहाँ क्या आ जाएगा? धन x बराबर कितना हो गया? 4। ठीक है। अब इसमें हमारे पास x के 2 पद प्राप्त हो रहे हैं, x है और दूसरा एक x है। ये दोनों सजातीय पद हैं, इनकी भी घात 1 है। तो एक x में एक x जुड़ेगा, गुना नहीं हो रहा है यहाँ। यदि एक x में एक x जुड़ेगा तो कितना होगा? 2x होगा। किसने बोला कि x वर्ग होगा? गलत, x वर्ग नहीं। जब x का गुना x से होगा तो x का घात कितना होगा? 2। यह जो है गुना के लिए है,
और यह योग के लिए सजातीय पद जोड़ रहे हैं। एक x में एक x जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2x, और ये ऋण कितना है 14 बराबर कितना हो गया 4। इस ऋण 14 का हम क्या कर देंगे दूसरी ओर पक्षांतर कर देंगे, तो 2x बराबर कितना हो गया धन 14। फिर x का जो मान आया वो कितना होगा 14/2। 14 कितना हो गया 2। इसमें यह जो मान हो गया आपका कितना हो गया, एक गलती कर रहे हैं आप, क्या गलती कर दिया, ये ऋण 14 है, इसके पहले दाईं ओर क्या है धन है 4, ये धन 4 तो जुड़ेगा ना भाई, ये धन कितना है 4। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि आपका ध्यान है या नहीं। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि आप ध्यान नहीं दे रहे, तो ध्यान आपको देना है। आपने एक बहुत बड़ी गलती करी थी जिसका ध्यान नहीं दिया आपने, जो हमने ध्यान दिया और उसको सुधारा आपने, तो 14 में 4 जुड़ेगा, पक्षांतर करेंगे ऋण 14 तो 14 धन 4, तो यह कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा 14 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 18, 2x, तो x बराबर कितना होगा 18/2, तो x का मान कितना आ गया 2 निया 18, x का मान कितना आ गया 9, x का मान कितना आ गया 9। ठीक, जब x का मान हमारे पास प्राप्त हो गया तो इसका मतलब है इसका हल प्राप्त हुआ, एक मान प्राप्त हुआ x का। ठीक है, दूसरा जो मान प्राप्त करने के लिए आप चाहे तो समीकरण 1 में मान रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, किसका मान x का, तो आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। परंतु मैंने देखा जब समीकरण 1 का सीधे सीधे सरल रूप में मैंने प्राप्त कर लिया y का मान, यहाँ y का मान मैंने क्या प्राप्त कर लिया है y बराबर 14 ऋण x, जो समीकरण 3 बनाया मैंने, इसमें हम सीधे मान रख देते हैं, इसमें हम सीधे मान रख देते हैं तो y का मान सीधा सीधा निकल आएगा। तो मैं क्या करता हूं यहाँ समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा y बराबर कितना है 14 ऋण x, y का जो मान है 14 और x का मान कितना है ऋण 9, 14 में से 9 गया तो बचा कितना, बताइए कितना हो गया 5, ये आ गया y का मान, y का मान कितना आ गया 5। तो आप जो है यहाँ आंसर के रूप में क्या लिख सकते हैं, ये जो युग्म है ये कार्तीय निर्देशांक कहलाता है, x बराबर कितना हो गया 9 व y बराबर कितना हो गया 5, ये आपका आंसर होगा। ठीक, परंतु आपने जो आंसर यहाँ प्राप्त किया है आप उस आंसर से संतुष्ट है या नहीं, तो इसकी पुष्टि भी कर लेनी चाहिए, मतलब उसकी जांच कर लेनी चाहिए। तो हम इस उत्तर की जांच भी कर लेते हैं तो एक कंफर्मेशन हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगने वाला है इसमें। आप देखते हैं मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, देख लीजिए आप, x का मान कितना है 9, y का मान कितना है 5, यहां समीकरण 1 में रख दिया मैंने, x का मान 9, y का मान 5, 9 में 5 जुड़ा कितना हो गया 14, इधर राइट साइड में कितना है 14, 14 बराबर 14 हो रहा है। क्लियर, मौखिक रूप से भी आप कर सकते हैं, यदि नहीं बनता है तो उसको आप हल करके भी कर सकते हैं। वैसे ही समीकरण 2 में भी x का मान रखा कितना 9, y का मान कितना रखा 5, 9 से 5 घटा तो बचा कितना 4, यह भी संतुष्ट हो रहा है। कहने का मतलब दोनों समीकरणों में जो हमने मान प्राप्त किए हैं x और y के, उनको रखकर आप उसकी क्या कर सकते हैं, पुष्टि कर सकते हैं, कंफर्मेशन कर सकते हैं। अभी मैंने कथन के रूप में कहा, आप इससे जो है रख के देख लीजिए, यहाँ x का जो मान आपने प्राप्त किया है उसको रख के देख लीजिए, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच
पुष्टि, प्रूफ, प्रमाण, बहुत सारे शब्द हैं। इसमें x बराबर कितना है 9, y बराबर कितना है 5। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 14। x का मान कितना है 9 धन y का मान कितना है 5 बराबर 14। 9 में 5 जोड़ा कितना हो गया 14 बराबर 14। LHS बराबर क्या हो रहा है RHS, दायां पक्ष बराबर क्या हो रहा है बायां पक्ष। ठीक है, कथन कैसा है ये सत्य है, अभी मैंने युग में बताया था आपको। इसी प्रकार से समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 2 से x ऋण y बराबर कितना है 4। x का मान कितना रखा हमने 9, y का मान कितना रखा है 5। 9 से 5 घटा तो बचा कितना 4। 4 बराबर कितना हो रहा है 4। कथन कैसा है यार सत्य है। कथन कैसा है सत्य है। तो इसका मतलब हमारा हल x बराबर 9 y बराबर 4 क्या है सही है। ये पूरे आपको 4 नंबर मिल गए। ठीक है, पूरे नंबर कितने मिल गए 4। देखिए हमारे पास एक और समस्या है जो मतलब भाषा से संबंधित है। भाषा से संबंधित प्रश्न जो है इसे हम हल करना होगा। इसे हल करने के लिए आपको सबसे पहले जो है बीज गणित रूपन करना होगा और बीज गणित रूपन करके उसे क्या है प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो इसमें एक प्रश्न विधि से आता ही है, इसलिए आपको जो है अच्छी तरह से प्रतिस्थापन विधि ये बना लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये प्रश्न की भाषा है। अब ये प्रश्न बहुत छोटा सा लग रहा है, परंतु हमको यहाँ एक शब्द आया है संपूरक। इस संपूरक शब्द पर जोर देना होगा। अब हमें नहीं मालूम कि संपूरक क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको एक संपूरक कोण जो है इसके बारे में ज्ञात होना चाहिए। संपूरक ऐसे दो कोण जिनकी मापों का योग 180 अंश होता है। ऐसे दो कोण जिनकी मापों का योग 180 अंश होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ आपको दो कोण मानना है, तो दो कोण मानने के लिए आप क्या करेंगे, एक x लेंगे और दूसरा क्या ले लेंगे y। यहाँ हल माना प्रथम कोण बराबर x डिग्री है व दूसरा कोण बराबर क्या है y डिग्री। प्रश्न की प्रथम शर्त से क्या कह रहा है, प्रथम शर्त दो संपूरक कोण, ये हम जानते हैं संपूरक दो कोणों का दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। कितना होता है 180 अंश। यहाँ पहला कोण कितना है आपका x है, तो x और दूसरा कोण कितना है y, दोनों का मान कितना हो जाएगा 180 अंश। यह समीकरण क्या हो गया 1। यह समीकरण क्या हो गया 1। अब प्रश्न की दूसरी शर्त लीजिए। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, वह एक कोण बड़ा जो कोण है और छोटे कोण से 18 अधिक, मतलब बड़ा कोण आपने क्या ले लिया, प्रथम कोण इसको बड़ा, इसको क्या मान लीजिए आप बड़ा मान, और इसको क्या मान लीजिए दूसरा कोण को क्या मान लीजिए छोटा मान लीजिए। ठीक है, और क्लियर हो गया। बड़ा कोण क्या है x, छोटे कोण से 18 अधिक है, मतलब y 18 अधिक है, मतलब क्या होगा अधिक जब आता है प्रश्न की भाषा में क्या होता है जुड़ता है। तो यह कितना आ जाएगा y घन 18। अब इस y को इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो x ऋण y बराबर कितना हो गया 18। ये डिग्री आ गया, सब डिग्री में है।
ये समीकरण क्या हो गया 2। तो इसमें देखिए प्रश्न बहुत छोटा है, परंतु उस प्रश्न के अनुसार जो हमारे समीकरण बनता है वह हमें प्राप्त हो गया। पहला दो समपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, यह हमें मालूम है। तो x धन y बराबर 180 अंश। और दूसरी स्थिति है कि पहला बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो x बराबर कितना हो गया y धन 18। अब इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया उसके अनुसार आप आसानी से हल कर लेंगे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 1 से x बराबर ले लेते हैं हम। पिछले प्रश्न में मैंने y लिया था, अब इस प्रश्न में हम x बराबर ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, x बराबर 180 ऋण y। ये समीकरण क्या हो गया 1 हो गया, सॉरी 3 हो गया। ये समीकरण क्या हो गया 3 हो गया। अब इस 3 का मान जो है समीकरण 2 में रखें। यदि आपने 1 से लिया 2 में रखेंगे, 2 से लिया तो 1। ठीक है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान 2 में रखते हैं। तो x का मान जो है वह क्या है 180 ऋण y। पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं, x ऋण y बराबर 18। यहाँ x का जो मान है कितना है 180 ऋण y, और पहले से यहाँ ऋण y है बराबर कितना हो गया 18। इस 180 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 118 ऋण 180, 18 ऋण 180। और तो यहाँ देख रहे हैं एक ऋण y है और दूसरा भी ऋण y है, दोनों ऋण ऋण है, इससे जुड़ जाएगा। कितना ऋण y हो जाएगा ऋण 2y। ऋण 2y बराबर 18 को आपको ये प्लस में है और ये 180 ऋण में है, तो यहाँ 180 से 18 को घटाइए तो कितना बचेगा, घटा के देख लीजिए आप। यहाँ गलती करेंगे, निश्चित रूप से गलती करेंगे। ये ऋण 180 और धन 18, ये 0 है, 0 में से 8 गया तो 2 बचा, कितना है यहाँ 7, 7 में से 1 घटा तो बचा कितना 6, और यहाँ 1 कितना बचा 162। परंतु यहाँ जो 180 अंश है इसका चिन्ह कितना है ऋण है, इसलिए यहाँ बचेगा कितना ऋण 162। ऋण कितना हो जाएगा 162। ठीक है, अब इधर भी ऋण आ रहा है, इधर भी ऋण, ऋण से ऋण क्या हो जाएगा कट जाएगा। या y बराबर कितना हो जाएगा 162/2। समझ में आया ना ऋण क्यों बट रहा है, दोनों पक्षों में समान चिन्ह है, इसलिए ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा। 2 8 16, 2 एकम 2। y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया 81। ये जो मान मैंने y का प्राप्त कर लिया, 81 प्राप्त कर लिया। अब इस y का जो मान 81 जो प्राप्त किया है इसको आप सीधे समीकरण 3 में रखें, इससे x का मान सीधे सीधे निकल आएगा। तो 180 में से 81 घट जाएगा, y का मान, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर यह कितना आ जाएगा x बराबर 180 ऋण y। 180 ऋण कितना आ जाएगा 81। 0 है, शून्य है, शून्य में से 1 घटेगा नहीं, 10 एक जगह उधार लेंगे 10, 10 में से 1 गया तो बचा कितना 9, यहाँ बचेगा कितना 7। ठीक है, ये 7 यहाँ 7 यानी 17 हो जाएगा, तो एक जगह उधार लेंगे आप तो 17 होगा। 17 से 8 घटा बचा कितना 9, और चूंकि आपने उधार दे दिया था तो यहाँ बचा कितना 0, तो x का मान होगा कितना 99। तो आपका आंसर आ गया क्या, x बराबर 99 व y बराबर 81। ये डिग्री में होंगे, कौन है क्योंकि कौन है इसलिए डिग्री में। पहला कौन आ जाएगा बड़ा कौन 99 डिग्री का, और दूसरा जो छोटा कौन है वो कितना आ जाएगा 81 डिग्री का। अब आप चाहें तो आप प्रश्न की
उसकी अपने उत्तर की पुष्टि भी कर सकते हैं। मैंने जैसे पिछले प्रश्न में बताया था मौखिक रूप से, पहला समीकरण क्या था, x धन y बराबर 180, x का मान कितना है 99, y का मान कितना है 81, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 180 और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। और यहाँ हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। इस प्रकार से बच्चों आपको यह प्रतिस्थापन विधि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी और इसको निश्चित रूप से आप हल करें, आपके 4 अंक यहाँ पक्के